हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अगर आप मेरे वीडियो पे आ गए हैं तो आप लगे हाथ 1 से लेकर 100 तक प्रश्न को कवर कर लीजिए और बताइए कि आपने 1 से लेकर 100 प्रश्न तक कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, ज़्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। दक्षेस का आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। आई रिपीट अगेन, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसे आप याद कर लीजिए लगे हाथ। तो दूसरा का जो राइट उत्तर हो जाएगा 1971 को। 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह है एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जी हैं। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में निलंबित कर दिया था। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं याद है बच्चों, आप उसे लगे हाथ याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के 5वां नंबर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। देखिए इस प्रश्न को आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, एक पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष। तो जैसा कि प्रश्न में कि अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वही पूछता कि अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर पूछता संविधान सभा के प्रारूपीय अध्यक्ष कौन है, समिति प्रारूपीय समिति, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी है। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जो संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। तो ये था बाबू आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो थे वो संविधान सभा का बिल्कुल भी वो बैठक को बहिष्कार किए थे, वो चाहते ही नहीं थे कि संविधान सभा बने। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न कि किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये कब हुआ था कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, एक देता हूँ 1976, ठीक है, एक देता हूँ 1978। तो बताइए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था या 1978 में हुआ था। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, बताइए अभी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग विद्यार्थियों। प्रश्न की संविधान निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था, बताइए। तो सबसे इजी प्रश्न है, बच्चे बच्चे को याद है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान सभा बनने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ऐसी बात जो कि कही गई थी कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, ये बात किसने कही थी। तो ये बात प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने की थी। ठीक है, किसने, प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ, बताइए। तो बाबू भारतीय संविधान सभा जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। तो बाबू इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। ऐसा कौन सा हमारा अथॉरिटी है, अधिकार है, जो अल्पसंख्यक मतलब कि कम समुदाय के लोगों की रक्षा करता है। तो वह जो है आपका संस्कृति और शिक्षा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, मतलब कि छुआछूत को मनाही की गई है कि छुआछूत आप नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है अनुच्छेद 17 में, संविधान के अनुच्छेद 17 में साफ साफ ये बात कही गई है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का विरोध, मतलब छुआछूत का आप उससे नहीं कर सकते कि वो ऊंची जात का है नीची जात का, ऐसा आप इससे किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो बाबू जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां,
44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति को हटाकर जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। पहले संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति को हटा के मौलिक अधिकार से बिल्कुल हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे देखिए 15वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय करेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16वां नंबर प्रश्न है, ये आ गया बच्चों आपका 16वां प्रश्न। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 3, 4, 5। बच्चों क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा कि पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, तो 16 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? तो बच्चों याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चों जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसे मेरे बोलने के माध्यम से आप याद कर लीजिए कि सर ने ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर ये दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो बताइए। तो वह आर्टिकल है बच्चों 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, 19वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आई रिपीट अगेन, मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडलों का समूह जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना बच्चों 324 आर्टिकल नंबर 324 में जो है वो भारतीय चुनाव आयोग का अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में शामिल है चुनाव आयोग से संबंधित। अगला प्रश्न, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे विधानमंडल में विधान परिषद है ही नहीं? तो बच्चों वो है राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहली बार क्या लागू हुआ था? तो पंचायत समिति का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर गांव में, नागौर जिले में। ये बात भी आप लोग याद रखना। और ये बलवंत राय मेहता जो है इसके जनक माने जाते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखना। ठीक है, 22वां प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। आपके 4 विकल्प दिए हैं। अगर बच्चों ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए या पॉज करके भी देख सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है बाबू वो 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखना, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में 20 सदस्य हो सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? मतलब जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको जो है वर्किंग करने का एज कितना होता है बताइए? तो वो होता है 62 वर्ष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखिए बच्चों, मैं चाहता तो 4 ऑप्शन पढ़ सकता था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे थोड़ा वीक होते हैं ना वो 4 ऑप्शन देने पर उनके दिमाग में ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसीलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उसका डायरेक्ट उत्तर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न पढ़ूँ और उत्तर बच्चे के दिमाग में बैठ जाए।
ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना कितनी होती है बाबू, वो 25 होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? ऐसा कौन सा संविधान का अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? तो वो अनुसूची बच्चों कोई और नहीं, सेवेंथ अनुसूची है, यानी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, बताइए क्या होगा, बताइए। तो बच्चों पंचायती राज दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है कब? 15 अगस्त को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों माफ़ करना, सॉरी, ये जो पंचायती राज दिवस है इसका जो पीडीएफ में आंसर दिया हुआ है 15 अगस्त, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, गलती हो गया। पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, बताइए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन बच्चों कब लागू हुआ था? तो याद रखना 1993 में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, बताइए किस अनुच्छेद में। तो बच्चों जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह जो संशोधन है भारतीय संविधान 368 अनुच्छेद में संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आ गया बच्चों आपका 31वां प्रश्न, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, बताइए। तो बच्चों राज्यों के पुनर्गठन का आयोग का अध्यक्ष जो था वो आपका था न्यायमूर्ति फजल अली। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषाई के मतलब भाषा के आधार पे हमारे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन हुआ? तो वो हमारा आंध्र प्रदेश है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक नए राज्य सूची का दर्जा मिला। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो बच्चों याद रखना ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कांग्रेस के युवार्तकों में से किसे जाना जाता था? कांग्रेस के युवार्तकों में किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बच्चों चंद्रशेखर जी को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव बच्चों 1952 में हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो यह है बहुदलीय। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये बना नीति आयोग। जरा आप लोग बच्चों कमेंट करके बता दीजिए कि नीति आयोग कब बना। कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग कब बना। योजना आयोग को भंग करके तो नीति आयोग बना दिया गया। अच्छा, ये कब बना, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है बाबू, इसका जो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? मतलब ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसके बाद एक नया देश ही जन्म ले लिया? तो वो था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
41 का बी, हाँ सही है। अगला प्रश्न है 42वां नंबर कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो यह हुआ बच्चों भारत और चीन के बीच। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो ये हुआ लाहौर समझौता। ठीक है, लाहौर समझौता, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कब आपसे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है लाहौर समझौता कब हुआ? तो आप 1972 में हुआ, ये भी याद रखना। या फिर प्रश्न ऐसे भी घुमा दिया कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौता हुआ? तो लाहौर समझौता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है कि अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया? तो वो वीपी सिंह, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अविश्वास जब प्रस्ताव पारित हुआ तो वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री जो थे वीपी सिंह, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट करना। अगर आपसे अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। और सिर्फ अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना। चलिए 45 के बाद 46वां प्रश्न पर चलते हैं। ये आ गए बच्चों हम लोग 46 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों ये आपके लिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो याद रखना भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ है? किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ है? तो यह जो है 1977 में जनता पार्टी केंद्र का स्थापना हुई है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी बताइए? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब? भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कौन किए थे? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण जी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। बाबू प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली कोई क्लास आए तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाए, सही तरीके से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 49वां प्रश्न कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? 1975 में तो क्या था बच्चों? वो था, आप याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली मोहम्मद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? तो वह है आपके असम में। ठीक है, असम में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है वो नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू याद रखना वह थे काका साहब कालेलकर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो बाबू इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय से जुड़ा हुआ है? कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय से जुड़ा हुआ है? तो वह है 74वां संविधान संशोधन। किससे जुड़ा हुआ बच्चों? तो वह है आपका शहरी स्थानीय से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया था? पूरब की ओर देखो का नीति का आरंभ किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स नामक संगठन, दलित पैंथर नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है? बताइए। तो यह जो है महाराष्ट्र में हुई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है? तो यह त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की जो है वो सिफारिश की है बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक है, चलिए 59वां प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मार्शल टीटो। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ये आ गया बच्चों आपका 60वां प्रश्न। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? बताइए। मैकमोहन रेखा, ठीक है, देखिए सबसे पहले मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को विभाजित करती है। अगर आपसे पूछे कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताइए तो मैकमोहन रेखा। अच्छा, ये कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन। और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ये भी याद रखना। भारत में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से 3 देश तो ऐसे हैं जो सार्क का सदस्य है, चौथा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो वह है हमारा चौथा नंबर ऑप्शन, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? बच्चों, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था आपका बांग्लादेश में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है बच्चों 51A। 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बच्चों, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो याद रखना बच्चों, नीति, अच्छा देखिए, पहले अगर पूछेगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है तो याद रखना आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? आयरलैंड से लिया गया है। अब प्रश्न पूछा कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं, तो याद रखना चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व है। और ये चौथा भाग नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित है? तो वह है 6। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 सदस्य में जैसे खेल का हो गया, कला का हो गया, और सब जो है वो राष्ट्रपति कर लेते हैं पहले ही 12 सदस्य को मनोनीत। ठीक है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है बच्चों? तो वह होता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो बच्चों याद रखना, वो 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों 73। चलिए बच्चों, 73वां प्रश्न आ गया हमारा कि भारत में मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए। तो बच्चों याद रखना, भारत में
अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त हो जाता है तो उसे क्षमादान याचना जो है वो राष्ट्रपति ही सिर्फ दे सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है, ये बताइए। तो बच्चों, लोकसभा का विघटन जो है वो कौन करता है इन चारों ऑप्शन में से? तो वह करता है राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह अनुच्छेद 123। बी ऑप्शन आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य जो है बच्चों वो याद रखना 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, बताइए। तो भारत के चुनाव आयोग को जिस सूची में रखा गया है उस सूची का नाम है संघ सूची। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय वर्णन है, बताइए। तो बच्चों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय वर्णित है वो पता है कितने? वो है 3। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है वो संसद को है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना बच्चों, 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 83वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो याद रखना बच्चों, यह जो है 8 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 8। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वह है जर्मनी। जर्मनी जो है वो स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, लेकिन जर्मनी नहीं है। और यहाँ नहीं पूछा है तो सही जवाब जर्मनी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम में नहीं वाला प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। कितनी होती है? 10। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। क्लास की पीडीएफ अगर लेनी है आपको, अभी आगे 27वां प्रश्न भी है बच्चों। क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप मुझे 9523023488 पे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, आपके एग्जाम तक बिल्कुल ये चैनल आपके कंधे से कंधा मिला के आपके रिजल्ट में अच्छा स्कोर करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा बच्चों, बदले में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। और अगर आपको खुद फील हो रहा है कि ये क्लास बेटर है, अच्छी लगी, अच्छा रिवीजन हो गया, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों के बीच शेयर कर दीजिए, बहनों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 27वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। 27वां प्रश्न बच्चों यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों, ये रहा, हाँ ये रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, बताइए। तो बाबू इसका जो सही उत्तर होगा कहाँ है, तो वो है आपका जिनेवो में। जिनेवो में स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना 1961 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1961 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है,
किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था? देखिए दोनों प्रश्न में अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन पूछा तो 1961, और यही गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित कौन सा शहर में हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, बेलग्रेड में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था गुट निरपेक्ष? 1961 में। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन कौन से शहर में आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? ये करंट अफेयर से रिलेटिव क्वेश्चन है। बताइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? तो यह जो है युगांडा में होने जा रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्क दक्षेस के कितने सदस्य हैं? बताइए, सार्क दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो याद रखना 8 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 8। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क दक्षेस के अंतिम सदस्य कौन सा है? बताइए, सार्क दक्षेस का अंतिम सदस्य तो अफगानिस्तान है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्क दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1985 में हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी मुंबई में ए.ओ. ह्यूम ने। ये भी बात आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो बाबू, बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 86वां 95 प्रश्न पे, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ? 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ बच्चों? तो 1976 में हुआ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे की वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, पूछा था कि कमेंट करके बताइए, मैंने अभी ये बता ही दिया अभी आप लोग को। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है वो कौन सा? तो वो है 52वां संशोधन दल बदल कानून विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो वो है 360। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? बताइए, तो जीवन के अधिकार से संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 मतलब आप खुद भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपनी जान खुद भी नहीं ले सकते। अनुच्छेद 21 में इसे दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य? इजी प्रश्न है, इसे मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और बच्चों क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, तो बस आज के इस क्लास में इतना ही। अगर आप नए हैं ना तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगे हाथ जो है और भी मैं क्लास का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। अगर क्लास लाइव चाहिए तो आप वो भी बता दीजिए, और टाइम भी आप ही बता दीजिए कि सर इतने टाइम पे हम लोग फ्री होते हैं, लाइव क्लास ले लीजिए तो लाइव क्लास भी लेंगे, और रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देंगे। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर नए हैं तो प्लीज़ वही कहेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए, और माता पिता का नाम बहुत ऊंचा करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार बच्चों।